नमस्कार प्यारे साथियों, बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लैंगिक जनन की घटनाएं, और लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। पहले भी हमने बता रखा है कौन कौन। तो एक है निषेचन पूर्व घटना, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है, और दूसरा है निषेचन यानी कि नर और मादा युग्मकों का संलयन, और इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से स्टडी किया है। तीसरी जो घटना आती है निषेचन पश्च घटना, और निषेचन पश्च घटना में क्या होता है यहाँ पे, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पश्च घटना को पहला क्या, भ्रूण का विकास। तो भ्रूण के विकास के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया। दूसरा क्या है, भ्रूणपोष का विकास, और भ्रूणपोष के विकास के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और तीसरा क्या है, बीज एवं फल का निर्माण। तो क्या कहा हमने, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद से भ्रूणपोष के विकास को पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन की होती हैं घटनाएं, जिसे बोला जाता है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, और इसको 3 भागों में रख करके अध्ययन किया जाता है। कौन कौन, तो निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद से दूसरा क्या है, तो निषेचन है, निषेचन, और इसके बाद से तीसरा क्या है, निषेचन पश्च घटना, पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना हमने बता दिया है। उसके बाद से निषेचन के भी बारे में हमने बात कर रखा है। अब ये आता है निषेचन पश्च घटना, तो इसको भी हम 3 भागों में रख करके अध्ययन कर रहे हैं। एक क्या है, भ्रूण का विकास, और दूसरा क्या है, भ्रूणपोष का विकास, और तीसरा क्या है, तो तीसरा है बीज एवं फल का निर्माण। तो यहाँ पे भ्रूण के विकास के बारे में हमने पहले बात कर रखा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भ्रूणपोष का विकास। किसका विकास, तो भ्रूणपोष का विकास। और इसके बारे में जब हम निषेचन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने भ्रूणपोष के बारे में बताया था। तो एक पुष्प की संरचना है और इसमें निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो जो अंड कोशिका है वो क्या बनाती है, युग्मनज बनाती है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अंड कोशिका, ये क्या है, अंड कोशिका, और ये क्या बना रखी है, युग्मनज, क्योंकि निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो गई है। युग्मनज का निर्माण हुआ, यानी कि जाइगोट का, और यही आगे चल करके जाइगोट का, और इसी से भ्रूण का विकास होता है। किसका, तो भ्रूण का इसी से विकास होता है। उसके बाद से द्वितीयक केंद्रक था, और दूसरा जो नर युग्मक था द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है। और ये वाली जो है त्रिगुणित कोशिका है, क्या है, त्रिगुणित कोशिका, और इसको बोला जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहते हैं, पहले भी हमने बता रखा है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है PEN, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसी को बोला जाएगा PEN, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसी के विकास से ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित, और इसी के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका, भ्रूणपोष का। तो यहाँ पे जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वह आगे चल करके विकसित हो जाता है, किसमें, भ्रूणपोष में। तो यही भ्रूणपोष है। अब बात करेंगे कि भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है। तो भ्रूणपोष एक भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है। इसमें भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में, मंड के रूप में। और इस भोज्य पदार्थ का उपयोग कहाँ पे होता है, तो भ्रूण के विकास में, और इसके साथ ही साथ बीज के अंकुरण में। तो बीज के अंकुरण और भ्रूण के विकास में इसमें संग्रहित, भ्रूणपोष में संग्रहित भोज्य पदार्थों का उपयोग होता है।
उसके बाद से जाना जाएगा भ्रूणपोष के प्रकार। लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है भ्रूणपोष का विकास, और इसमें लिखना है द्विनिषेचन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पीईएन के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है जिसमें भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से हम जानेंगे क्या, तो भ्रूणपोष के प्रकार। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जाना भ्रूणपोष के निर्माण के बारे में, किस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो भ्रूणकोश के अंदर जो द्वितीयक केंद्रक है नर युग्मक से जुड़ करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, यानी कि पीईएन का निर्माण करता है, और इसी के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब बात किया जाएगा भ्रूणपोष के विकास की, तो विकास के आधार पर भ्रूणपोष को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो इसमें पहला है क्या? केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हिलोबियल भ्रूणपोष यानी कि हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। तो यही लिखा गया विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में। केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक भ्रूणकोश का फिगर। ये क्या है? तो ये जो है भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक है। इसमें ये वाला जो केंद्रक पाया जा रहा है इसी को कहा जाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। और उसके बाद से यहाँ पे एक संरचना दिखाई गई थी, इसी को युग्मनज कहते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट कहा जाता है। तो इस भ्रूणपोष के केंद्रक में बार बार विभाजन होता है, लेकिन इसकी कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता है, बस इसके केंद्रक में ही बार बार विभाजन होता है और बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। इसको दिखाते हैं यहाँ पे एक से, ये है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, और इससे एक केंद्रक 2 में विभाजित हुआ। इसके बाद से क्या होता है कि ये जो केंद्रक है बार बार विभाजित होते हैं और विभाजित होकर के बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? तो बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण कर लेते हैं। यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये है युग्मनज, क्या है? तो युग्मनज है। और इसके विकास के बारे में हमने पहले बात कर रखा है युग्मनज का। अब क्या होता है कि ये सभी केंद्रक एक परिधि पर अरेंज हो जाते हैं, विन्यासित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? तो केंद्रकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से? तो इसे देखा जाए क्या हो जाते हैं, तो ये विन्यासित हो जाते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इनके बीच ये रिक्त स्थान देखने को मिलता है, रिक्त स्थान देखने को मिलता है। दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं और इस रिक्त स्थान को बोला जाता है केंद्रकीय रिक्तिका, रिक्तिका यानी कि इसी को कहेंगे न्यूक्लियर वैक्यूल, न्यूक्लियर वैक्यूल। तो यहाँ पे ये रहा क्या चीज? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि केवल केंद्रक की भ्रूणपोष का केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है और बहुकेंद्रकीय का निर्माण करता है और सभी केंद्रक क्या होते हैं कि एक अरेंज में फिक्स हो जाते हैं, यानी कि विन्यासित हो जाते हैं और यहाँ पे केंद्रकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं। बात किया जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का, सूरजमुखी, कैप्सुला, चावल, गेहूं। ये रहा केंद्रकीय भ्रूणपोष के एग्जाम्पल, यानी कि इनमें जिस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है
वह भ्रूणपोष कैसा होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, तो इसमें क्या होता है कि केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। केंद्रक भी विभाजित होता है पहले और उसके बाद से कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं चित्र के द्वारा। यह है भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश, ये क्या है? तो भ्रूणकोश है। और यहाँ पे है क्या चीज? इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर भी जुट गया था, देख लेना। यहाँ पर भी क्या है? तो युग्मनज है। ये क्या है? तो युग्मनज है, युग्मनज है। उसके बाद से ये भ्रूणपोष का केंद्रक है। भ्रूणपोष का केंद्रक इसे कह रहे हैं क्या? ये भ्रूणपोष है। अब होता क्या है कि इस भ्रूणपोष में विभाजन होता है, तो यह जो है दो केंद्रकों में बट जाएगा। एक भ्रूणपोष से दो भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है और उसके बाद से इसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। कोशिका द्रव्य में भी विभाजन हो जाता है। फिर क्या होता है? 2 से 4 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेना है कि इससे क्या होता है कि 4 कोशिकीय संरचना बन जाती है। कितनी? तो 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और यह है क्या? यह है जाइगोट यानी कि युग्मनज है। ये क्या है? तो 2 सेल इंडोस्पर्म। ये क्या है? तो 4 सेल इंडोस्पर्म। और इसके विकास से क्या होता है कि बहुकोशिकीय संरचना बनती है। अब उसे देख लेते हैं। इसके विकास से क्या होता है कि बहुकोशिकीय संरचना बनती है। इस संरचना को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये है जाइगोट। क्या है? जाइगोट है। उसके बाद से इसके अंदर ये जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं हैं उसमें केंद्रक और कोशिका में विभाजन होके क्या होता है कि मल्टीपल कोशिका का निर्माण हो जाता है। मल्टीपल कोशिका का निर्माण हो जाता है। यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये क्या है? तो केंद्रक है और इसके साथ साथ कोशिका है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये है मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है। यानी कि यहाँ पे केंद्रक का विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हुआ और इससे 1 से 2 सेल इंडोस्पर्म बना। उसके बाद से 2 से 4 सेल इंडोस्पर्म बना और 4 से बहुत अधिक यानी कि मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार के इंडोस्पर्म को बोला जाता है सेलुलर इंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष। एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नोलिया, धतूरा, पिटूनिया। ये रहा इसका एग्जाम्पल। बात किया जाए हिलोबियल भ्रूणपोष का। हिलोबियल भ्रूणपोष यानी कि हिलोबियल इंडोस्पर्म। अब बात किया जाए कि हिलोबियल इंडोस्पर्म में क्या होता है, तो प्रथम बार में केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। किसका? भ्रूणपोष का। और उसके बाद से केंद्रक विभाजित होता रहता है लेकिन कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता है। कैसे देखा जाए? यहाँ पे ये जो है क्या है, तो ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश। उसके बाद से यहाँ पे संरचना की बात करेंगे तो ये जो संरचना है किसका है? युग्मनज का। उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए ये संरचना, तो ये है भ्रूणपोष। क्या होता है पहली बार में कि इसमें विभाजन होता है तो केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में विभाजन हुआ। ये है जाइगोट। उसके बाद से कोशिका द्रव्य का विभाजन रुक जाता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन रुक जाता है और
क्या होता है कि ये जो केंद्रक है इसका विभाजन जारी रहता है, इसका विभाजन जारी रहता है। तो यहाँ पे 2 से 4 बन गया। उसके बाद से फिर क्या होता है कि बहुत अधिक केंद्रक का निर्माण हो जाता है, बहुत अधिक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे बोला जाए तो ये संरचना हम जाइगोट का दिखा रहे हैं, ये संरचना किसका है, जाइगोट का। उसके बाद से इसमें भी अरेंजमेंट होता है किसका, तो केंद्रकों का। जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट था उसी प्रकार से इसमें भी केंद्रकों का अरेंजमेंट होता है। देख लेते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे इस तरह से बहुकेंद्रकीय रचना बन जाती है। कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता, अब कोशिका द्रव्य में पहली बार ही विभाजन होता है, उसके बाद से नहीं होता है। और ये संरचना दिखा दिया जाए किसका, तो जाइगोट का। वही चीज लिखा गया है कि यह केंद्रकीय भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था है। मतलब कि केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें क्या होता है, केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन होता है, और इसमें केंद्रक का और कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन तो हो रहा है, लेकिन आगे चल करके कोशिका द्रव्य का विभाजन रुक जाता है। फिर क्या, इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केवल केंद्रक विभाजन होता रहता है, केवल केंद्रक विभाजन होता रहता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया भ्रूणपोष के प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब हिलोबियल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं क्या होगा। तो यहीं पे हम दिखा देते हैं उदाहरण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा एरीमुलस, एरीमुलस, इसके बाद से एस्फोडेलस, एस्फोडेलस आदि। तो ये है एग्जाम्पल। तो एरीमुलस में, एस्फोडेलस में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, होलोबियल भ्रूणपोष। तो एक बार फिर से इसको हम रिपीट करेंगे कि क्या होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष में, कि यहाँ पे जो भ्रूणपोष होता है उसके केंद्रक में केवल विभाजन होता है, केंद्रकीय विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता है। बार बार विभाजन के फलस्वरूप बहुकेंद्रकीय रचना बनती है, जो कि एक सभी केंद्रक अरेंज हो जाते हैं और निर्माण करते हैं केंद्रकीय रिक्तिका का। यही हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्र के विभाजन द्वारा बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष बनाता है। बाद में सभी केंद्रक परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है। उसके बाद से दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी है, ये भी याद रखना है, मक्का, सूरजमुखी, कैप्सुला, चावल, गेहूं। कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है कि भ्रूणपोष के केंद्र के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। तो 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती है, और 4 से बहुत अधिक कोशिकाएं बन जाती है। उसके बाद से हिलोबियल भ्रूणपोष आता है। तो यह क्या है, तो यह केंद्रकीय भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था है। तो यहाँ पे इसकी और इसके दोनों के बीच की अवस्था है। केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, लेकिन इसके बाद से केंद्रक का विभाजन होता रहता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन रुक जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को नोट करना है और नोट्स बनाते रहना है। अब हम जानेंगे क्या भ्रूणपोष औतिकी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का जो टॉपिक था बहुत ही आसान था, और मुझे नहीं लगता है कि समझने में कोई दिक्कत आया होगा। एक बार आप इसे नोट करें और उसके बाद से आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक आता है भ्रूणपोष की औतिकी। भ्रूणपोष की औतिकी यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना, और इसका उपयोग होता है भ्रूण के विकास में और बीजों के अंकुरण में। और यही क्या है, भ्रूणपोष की औतिकी है। तो क्या कहा गया यहाँ पे, भ्रूणपोष में बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ मुख्यतः भ्रूण के विकास में
प्रयुक्त होता है, यानी कि भ्रूण के विकास में भी प्रयुक्त होगा और इसके साथ साथ बीजों के अंकुरण में भी काम में लाया जाएगा। उसके बाद से आगे का जो टॉपिक है भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सेट्स। ये क्या होते हैं? भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज, और इसी के आधार पर भ्रूणपोषी पौधे और अभ्रूणपोषी पौधे भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है, मतलब कि जो भ्रूणपोष है बीज के अंकुरण तक जिसमें पाया जाता है, ऐसे ही बीजों को बोला जाता है भ्रूणपोषी बीज, या इसी को एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं, जैसे कि सुपारी, गेहूं, मक्का, अरंडी आदि। तो यहाँ पे एक मक्के का ये फिगर बनाया गया है और जिसमें कि भ्रूणपोष उपस्थित है, ठीक है। भ्रूणपोष उपस्थित रहता है कब तक? बीजों के अंकुरण तक। ये जो एरिया है इसका बीज का बाह्य आवरण है, बीजावरण, यानी कि सीड कोट है, और अंदर वाला ये जो पार्ट है ये क्या है? तो बीज पत्र है। और ऐसा जो है किस प्रकार के बीजों में होता है? एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री में। तो यही है भ्रूणपोषी बीज, यानी कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है। अब बात करेंगे अभ्रूणपोषी बीज का। तो अभ्रूणपोषी बीज में क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है, यानी कि भ्रूण के परिवर्धन में जो भ्रूणपोष है वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है। और ऐसे बीजों में बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है, इनके बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है, और इसलिए ऐसे बीजों को बोला जाता है अभ्रूणपोषी बीज। क्या कहा जाता है? अभ्रूणपोषी बीज। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें जो है अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है, जैसे कि चना, सेम, मटर आदि। जैसे कि यहाँ पे एक चने का यहाँ पे संरचना यहाँ पे दिखाया गया है चने के बीज का। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है? बीज पत्र है, यानी कि कोटिलेडोन है, और इसी में इसका भोज्य पदार्थ संचित रहता है, क्योंकि भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। तो यही बात है इस प्रकार के बीज में, यानी कि अभ्रूणपोषी बीज में और भ्रूणपोषी बीज में अंतर। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत आया होगा। और फिर भी कहीं पे यदि चूक रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका समाधान जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना किस प्रकार से भ्रूणपोष का विकास होता है, यानी कि जो लैंगिक जनन है इसकी होती है घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। एक को कहते हैं निषेचन पूर्व घटना, दूसरे को कहा जाता है निषेचन जिसको कि कंप्लीट कर लिया गया है, तीसरा है निषेचन पश्च घटना, और इसको भी 3 भागों में रख करके अध्ययन किया गया। एक है भ्रूण का विकास, और दूसरा है भ्रूणपोष का विकास, और इसके भी बारे में हमने बता दिया। और तीसरा बचता है बीज एवं फल का निर्माण एवं उसका विकास। तो बीज एवं फल के निर्माण के लिए हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे कि बीज और फल का निर्माण कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।